हेलो, गुड मॉर्निंग। आज इनकम टैक्स की सेकंड क्लास में हम नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, रेजिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स लायबिलिटी, निवास स्थान एवं कर दायित्व। इनकम टैक्स की पिछली क्लास में हमने बहुत बेसिक चीज़ों के बारे में बात करी थी। इनकम टैक्स लगाने के लिए एक नया एक्ट बनाया है, क्या नाम है? इनकम टैक्स एक्ट 1961। कितनी धाराएं, सेक्शंस हैं? 298। कितनी अनुसूचियां, शेड्यूल्स हैं? 14। कौन सा टैक्स है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? डायरेक्ट। कौन सा डिपार्टमेंट मैनेज करता है? CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। देन इसमें हमने कुछ टर्मिनोलॉजी, शब्दावली के बारे में बात करी थी। सबसे पहले इनकम, देन करदाता SSC, देन व्यक्ति पर्सन, देन कर निर्धारण वर्ष, गत वर्ष और कृषि आय। इन 6 शब्दों में से 2 शब्द मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, इनको बड़ा अच्छे से वापस आप समझ लें। कर निर्धारण वर्ष और गत वर्ष। कर निर्धारण वर्ष असेसमेंट ईयर, बोले तो प्रेजेंट रनिंग ईयर इज नॉन एज असेसमेंट ईयर। 2020-21 इसे हम यहां कर निर्धारण वर्ष के नाम से जानेंगे, क्योंकि इस 2020-21 में हम गत वर्ष 19-20 प्रीवियस ईयर 19-20 का असेसमेंट करेंगे। देन प्रीवियस ईयर, गत वर्ष बोले तो जिस साल के लिए आप टैक्स का असेसमेंट करेंगे, और हम अभी 2020-21 में प्रीवियस ईयर बोले तो 19-20 के लिए टैक्स का असेसमेंट करेंगे। तो 2 वर्ड बिल्कुल क्लियर हो, एक तो कर निर्धारण वर्ष और एक गत वर्ष। हमें यहाँ फोकस करना है गत वर्ष पर, प्रीवियस ईयर पर। प्रीवियस ईयर अपना स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2019, एंड होता है 31 मार्च 20। यस, अभी हम नेक्स्ट नया टॉपिक की बात कर रहे हैं, निवास स्थान एवं कर दायित्व, रेजिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स लायबिलिटी। इसके लिए सेक्शन 6 अप्लाई हुआ करता है। कौन सा सेक्शन? धारा 6। सेक्शन 6 में रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में यहाँ डिटेल बताई गई है। एक व्यक्ति जिसमें इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, लोकल अथॉरिटी, लीगल पर्सन सभी आते हैं, इनका टैक्स लायबिलिटी डिपेंड करता है उनके रेजिडेंशियल स्टेटस पर, कि उनका निवास स्थान कहाँ है। अगर वो भारत में निवासी होंगे तो टैक्स रेट और टैक्स पेमेंट और टैक्सेबल इनकम कैलकुलेशन का तरीका अलग होगा। अगर वो भारत के निवासी नहीं तो उनका टैक्स लायबिलिटी का सिस्टम अलग होगा। तो हम डिटेल्ड, नया वर्ड है निवास स्थान, रेजिडेंशियल स्टेटस, इसके बारे में हम डिटेल्ड समझेंगे। सबसे पहले हम रेजिडेंशियल स्टेटस बात करेंगे इंडिविजुअल का। इंडिविजुअल बोले तो व्यष्टि। मैं यहां कैपिटल A हेडिंग दे रहा हूं। एक व्यष्टि का निवास स्थान, रेजिडेंशियल स्टेटस of an individual। सबसे पहले हम अभी किसके रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में बात करेंगे? व्यष्टि, इंडिविजुअल। व्यक्ति अंडर सेक्शन 231 जितने भी जने थे उन सभी का रेजिडेंशियल स्टेटस हम यहां पर चेक करेंगे।
क्योंकि टैक्स लाइबिलिटी डिपेंड करती है रेजिडेंशियल स्टेटस पर। अभी किसके रेजिडेंशियल स्टेटस की हम बात कर रहे हैं? एक व्यष्टि। एक व्यष्टि को रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से 3 कैटेगरी में बांटा गया है। भारत में निवासी, रेजिडेंट इन इंडिया, सेकंड भारत में असाधारण निवासी, नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट इन इंडिया, एंड लास्ट भारत में अनिवासी, नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से एक व्यष्टि मैंने आपको बताया, व्यष्टि बोले तो महिला पुरुष, इनको रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम टैक्स एक्ट 1961 उसकी सेक्शन 6 के अनुसार 3 कैटेगरी में विभाजित किया गया है। भारत में निवासी, रेजिडेंट इन इंडिया, भारत में असाधारण निवासी, नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट इन इंडिया, एंड भारत में अनिवासी, नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। नाम से कुछ आप अंदाजा लगा सकते हैं। भारत में निवासी मतलब भारत में निवास करने वाला, भारत में अनिवासी, नॉन रेजिडेंट जो भारत में नहीं रहता, और असाधारण निवासी, नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। सर कभी यहाँ कभी वहाँ, नहीं, ऐसा नहीं। इनकम टैक्स में टर्मिनोलॉजी बिल्कुल अलग है। जैसा आप कभी सोचेंगे वैसा हो ये जरूरी नहीं। मीनिंग यहाँ बहुत ब्रॉड हुआ करता है। अब हम डिटेल्ड इन तीनों का मतलब समझेंगे। वापस नया टर्मिनोलॉजी, भारत में निवासी, रेजिडेंट इन इंडिया का मतलब क्या? एक इंडिविजुअल को आप रेजिडेंट इन इंडिया कब कहेंगे? आपकी भाषा में जो भारत में रहता है वो भारत का निवासी है, जैसे कि हम सब, बट नहीं। यहाँ इनकम टैक्स एक्ट 1961 उसकी सेक्शन 6 में इन सब का मीनिंग कुछ और है, वो ही हमको यहाँ पर पढ़ना है। यह टॉपिक रेजिडेंशियल स्टेटस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बड़ा ध्यान से समझना है, पॉइंट टू पॉइंट, वर्ड टू वर्ड। अभी एक इंडिविजुअल को हमने रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी कैटेगरी में बांट दिया है? 3। अब इन तीनों ही कैटेगरी की हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे भारत में निवासी, रेजिडेंट इन इंडिया। वापस मैं लिख देता हूं, भारत में निवासी, रेजिडेंट इन इंडिया। हम व्यष्टि की ही बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल बोले तो महिला या पुरुष। उसे भारत में निवासी कब कहा जाएगा? तो उसके लिए आप देखिए, एक व्यष्टि को भारत में निवासी होने के लिए निम्न 3 शर्तें पूरी करनी होती है।
एक इंडिविजुअल को आप रेजिडेंट इन इंडिया तभी कहेंगे जबकि कितनी शर्तें पूरी हो जाए, 3। अगर ये तीनों कंडीशन जो अब आने वाली है ये फुलफिल होती है तो आप कहेंगे कि दैट इंडिविजुअल इज रेजिडेंट ऑफ इंडिया, वो भारत में निवासी व्यक्ति है। अब हम बात करते हैं उन 3 शर्तों की। अगर ये तीनों शर्तें पूरी हो जाती है तो आप कहेंगे कि वो व्यक्ति निवासी व्यक्ति है। अब हम बात करते हैं पहली शर्त। पहली शर्त में 2 स्थितियां हैं। There are 2 situations under first condition, जिसमें से एक के भी पूरा होने पर पहली शर्त को पूरा मान लिया जाता है। There are 2 situations under condition 1. पहली शर्त में आपको 2 परिस्थितियां मिलेगी। There will be 2 situations under first condition. इन दोनों सिचुएशन में से आप एक भी सिचुएशन को अगर फुलफिल करते हैं तो ऐसा माना जाएगा कि आपने पहली शर्त को पूरा कर लिया है। देखते हैं पहली शर्त, इसकी दोनों स्थितियां क्या है। तो हम बात करते हैं पहली सिचुएशन की। फर्स्ट ए सिचुएशन में है वह व्यक्ति गत वर्ष में कुल मिलाकर कम से कम 182 डेज भारत में रहा हो। इसको इंग्लिश में भी अपन लिखेंगे। दैट इंडिविजुअल resided in India for at least and totally 182 days। एंड बी सिचुएशन है वह व्यक्ति गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 4 वर्षों में कम से कम 365 दिन भारत में रहा हो। साथ ही गत वर्ष में भी कम से कम 60 दिन भारत में रहा हो। यहां पहली शर्त में 2 सिचुएशन है। अगर इन 2 में से एक भी सिचुएशन फुलफिल होती है तो हम कहेंगे कि पहली शर्त पूरी हो जाती है। दूसरी शर्त को इंग्लिश में भी लिखते हैं। दैट इंडिविजुअल resided for at least 365 days in last
4 previous last 4 years just before previous year, and together this at least 60 days in previous year. तो फर्स्ट कंडीशन में दो सिचुएशन हैं, इनमें से एक भी काम अगर आपने कर लिया तो हम मान लेंगे कि आपकी पहली शर्त पूरी हो गई। हम बात कर रहे हैं एक व्यक्ति, महिला या पुरुष, वो भारत में निवासी है या नहीं, उसको निवासी कब कहेंगे? When you will say him or her resident in India। एक व्यक्ति को भारत में निवासी होने के लिए 3 शर्तें पूरी करनी है। अगर ये तीनों शर्तें पूरी हो जाती है तो आप कहेंगे कि वह व्यक्ति भारत में निवासी है। हम पहली शर्त की बात कर रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन में भी कितनी सिचुएशंस हैं? देयर आर 2 सिचुएशंस, और दो में से कोई भी एक, आइदर ए और बी, एनी वन सिचुएशन आउट ऑफ ए एंड बी अगर फुलफिल होता है, देन यू कैन से, तुम कह सकते हो कि पहली शर्त पूरी होती है, फर्स्ट कंडीशन इज फुलफिल्ड। अब चेक करते हैं कि पहला सिचुएशन क्या है। वह व्यक्ति गत वर्ष में कुल मिलाकर कम से कम 182 दिन भारत में रहा हो। हम हमारी बात करते हैं कि हम रेजिडेंट हैं या नहीं, तो चेक करते हैं पहला कंडीशन, उसका फर्स्ट सिचुएशन, कि वह व्यक्ति, बोले तो अपन कोई भी इंडिविजुअल, इन प्रीवियस ईयर में टोटली कुल मिलाकर कम से कम कितना दिन भारत में रहा हो? 182 दिन। चेक करो कि हम प्रीवियस ईयर बोले तो 19-20 प्रीवियस ईयर 19-20 में क्या आप 182 दिन भारत में रहे? ओह यस सर, हम तो पूरे 365 दिन ही भारत में थे। तो बताओ फर्स्ट सिचुएशन हम फुलफिल करते हैं कि नहीं? करते हैं। सो इंग्लिश में भी देखते हैं। दैट इंडिविजुअल resided in India for at least and totally 182 days in previous year। कम से कम कितना दिन भारत में रहा हो? Resided in India for at least totally 182 days in previous year। 182 दिन भारत में रहा हो तो पहला कंडीशन फुलफिल है। बट इसमें थोड़ा वर्डिंग्स पे फोकस करें। कम से कम, एटलीस्ट, आपको कम से कम 182 दिन रहना जरूरी है। 182 से ज़्यादा भी रह सकते हैं। अगर 182 डेज से कम रहा, 180 या 160, तो फर्स्ट सिचुएशन फुलफिल नहीं होगा। एटलीस्ट है, इससे ज़्यादा आप रह सकते हैं। अगर आप 200 डेज या 300 डेज इंडिया में रहते हैं तो पहला कंडीशन फुलफिल है। यहां एक वर्ड और है, कुल मिलाकर, टोटली। पूरे साल भर में 365 दिन में 182 दिन, 182 डेज आपको इंडिया में रहना है टोटली। जरूरी नहीं कि आप कंटिन्यूअस 182 डेज रहें, गैपिंग हो सकता है। सपोज अप्रैल महीने में आप इंडिया थे, जून जुलाई में अब्रॉड, भारत से बाहर चले गए, अगस्त सितंबर अक्टूबर में यहाँ, नवंबर में बाहर, दिसंबर में, कुल मिलाकर के टोटली कितना टोटल उसका हो जाना चाहिए? 182 डेज इन प्रीवियस ईयर 19-20 में। 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20 की ड्यूरेशन के बीच आपको कम से कम 182 दिन भारत में रहना है। अगर आप एटलीस्ट 182 डेज भारत में नहीं रहे तो आप सेकंड वाला ऑप्शन भी यूज में ले सकते हैं।
ये शर्त पूरी हो गई तो वेल एंड गुड, नहीं हुई तो इसको पूरा करने की कोशिश करें। देखते हैं क्या है ये सिचुएशन। वह व्यष्टि गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 4 वर्षों में कम से कम 365 दिन, कितने वर्षों में? 4 सालों में कितना दिन? 365 दिन भारत में रहा हो। अब चेक करो, गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 4 वर्ष, अपना प्रीवियस ईयर कौन सा है? 1920। इससे तुरंत पहले के 4 साल, ये तो प्रीवियस ईयर है। यहां बेटा लैंग्वेज को ध्यान से देखिएगा, वर्ड टू वर्ड। दैट इंडिविजुअल resided for at least 365 days in last 4 years just before previous year। जो आपका प्रीवियस ईयर है इससे जस्ट पहले के 4 साल, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 4 वर्ष, गत वर्ष को शामिल नहीं करना है, इससे जस्ट पहले के 4 साल। बोलो कौन कौन से हैं? 18-19, 17-18, 16-17, 15-16। इन 4 सालों में आपको कम से कम कितना दिन रहना है भारत में? 365 दिन। अगर प्रीवियस ईयर, इससे जस्ट पहले के 4 इयर्स में 365 दिन आप भारत में रहते हो तो माना जाएगा कि आप पहली शर्त को फुलफिल करते हैं। बताओ, हम पिछले 4 सालों में 365 दिन भारत में रहे क्या? ओ सर, हम तो एक ही साल में 365 दिन रहे, 4 साल में तो 365 × 4, बहुत सारे दिन हम रहे। तो हम दोनों ही सिचुएशंस को फुलफिल करते हैं। बट लैंग्वेज के ऊपर फोकस करें। गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 4 वर्षों में, गत वर्ष प्रीवियस ईयर, इससे जस्ट पहले के 4 साल। आप लोग गलती ना कर दें, यहां से 4 ईयर काउंट ना कर लें, 1 2 3 4 नहीं, प्रीवियस ईयर के जस्ट पहले के 4 साल की आपको बात करनी है। इंग्लिश में भी लैंग्वेज पे फोकस करें। 365 डेज इन लास्ट 4 ईयर्स, लास्ट 4 ईयर्स लेने हैं, बट क्या लिखा है? जस्ट बिफोर प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर के जस्ट पहले वाले 4 साल। तो प्रीवियस ईयर से जस्ट पहले वाले 4 साल आपको यहां लेने रहेंगे। इन 4 इयर्स में यू हैव टू चेक दैट यू रिजाइडेड फॉर एटलीस्ट 365 डेज इन ए ईयर और नॉट। अगर आप 365 दिन भारत में रहे तो सेकेंड सिचुएशन फुलफिल्ड माना जाएगा। बट अभी आगे लैंग्वेज और है। साथ ही टुगेदर दिस, इन 4 सालों में 365 दिन तो भारत में आपको रहना है, और इसके साथ ही गत वर्ष में भी कम से कम 60 दिन भारत में रहा हो, एटलीस्ट 60 डेज इन प्रीवियस ईयर। और इसके साथ ही प्रीवियस ईयर में भी कितना दिन रहना जरूरी है? 60 दिन। अगर ये काम आप पूरा करते हैं तो माना जाएगा कि बी सिचुएशन इज फुलफिल्ड। पिछले 4 साल में 365 दिन एंड प्रीवियस ईयर में 60 दिन अगर आप भारत में रहे तो हम ये कहेंगे कि फर्स्ट कंडीशन इज फुलफिल्ड। एक बार वापस, इंडिविजुअल, उसके रेजिडेंशियल स्टेटस की हम बात कर रहे हैं कि वो भारत में निवासी है कि नहीं, रेजिडेंट इन इंडिया और नॉट। तो रेजिडेंट होने के लिए कितना कंडीशन फुलफिल करना है? 3। अभी हम केवल पहली शर्त की बात कर रहे हैं। पहली शर्त में भी कितनी सिचुएशंस हैं? 2। और इन 2 में से भी एक अगर आपने पूरा कर लिया तो हम पहला कंडीशन फुलफिल्ड मानेंगे। ये या ये दोनों में से कोई भी एक काम कर लें आप। फर्स्ट, गत वर्ष में कुल मिलाकर 182 दिन भारत में रहे। गत वर्ष प्रीवियस ईयर, या तो 1920 में 182 डेज आप रह लें, और नहीं कुछ कम रहे तो 60, 70, 80, 90 दिन भी चलेगा।
70, 80, 90, 20 डेज भी प्रीवियस ईयर में चलेगा, बट इसके साथ ही क्या करना है, जस्ट बिफोर 4 इयर्स में आपको कितना दिन इंडिया में रहना पड़ेगा, 365 दिन। ये पहली शर्त अपनी पूरी हुई। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक स्क्रीनशॉट ले लें। यस, अभी हम पहली शर्त में ही कंटिन्यू करेंगे। ए एंड बी दोनों में से कोई भी काम आपने कर लिया तो हम क्या कहेंगे कि पहला कंडीशन फुलफिल होता है। बट यहां बी सिचुएशन का एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है। ये अपवाद है यदि वह व्यष्टि गत वर्ष में रोजगार के लिए भारत छोड़कर बाहर जाता है या समुद्री चालक दल के रूप में जाता है अथवा भारतीय मूल का व्यक्ति गत वर्ष में भारत आता है फॉर विजिट, तो उसके लिए परिस्थिति 2 या बी कह दें, विकल्प उपलब्ध नहीं होगा। यस, इस अपवाद को बड़ा अच्छे से एक बार और समझ लें। यदि वह व्यक्ति गत वर्ष में रोजगार के लिए भारत छोड़कर बाहर जाता है, आप एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इन प्रीवियस ईयर 1920 में भारत छोड़कर बाहर गए, या समुद्री चालक दल के सदस्य के रूप में, और या फिर भारतीय मूल का व्यक्ति गत वर्ष में भारत आता है। यहां देखो 3 सर्किल मैंने करे हैं, इस एक्सेप्शन में 3 जने हैं। 3 टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल आर हियर। यदि आप रोजगार के लिए भारत छोड़कर गत वर्ष में बाहर गए, नौकरी करने के लिए आप भारत छोड़ करके बाहर गए प्रीवियस ईयर 1920 में, तो ध्यान दें ऑप्शन बी इज नॉट अवेलेबल फॉर यू। परिस्थिति बी विकल्प उपलब्ध नहीं होगा, मतलब ये ऑप्शन आपको अवेलेबल नहीं, केवल आपके पास ऑप्शन ए ही रहेगा। उसके अनुसार गत वर्ष में आपको 182 दिन भारत में रहना होगा। गत वर्ष में 60 दिन से काम नहीं चलेगा। विकल्प 2 इज नॉट अवेलेबल फॉर दैट इंडिविजुअल हु वेंट अब्रॉड इन प्रीवियस ईयर फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस। एक और यहां है, समुद्री चालक दल के सदस्य के रूप में, क्रू मेंबर के रूप में भी आप अगर इंडिया छोड़ करके बाहर गए तो भी आपको ये ऑप्शन बी अवेलेबल नहीं होगा। एक थर्ड पर्सन और है, इंडियन ओरिजिन का पर्सन। इंडियन ओरिजिन का पर्सन अगर गत वर्ष में भारत आता है, वो पहले विदेश में रह रहा था, अगर गत वर्ष में वो भारत में आता है तो उसके लिए भी विकल्प बी अवेलेबल नहीं होगा। तो कितने जनों के लिए विकल्प बी अवेलेबल नहीं?
3 जनों के लिए। एक तो वो जो रोजगार के लिए गत वर्ष में भारत छोड़कर बाहर जाता है, दूसरा क्रू मेंबर के रूप में गत वर्ष में भारत छोड़कर बाहर जाता है, और तीसरा भारत का था, पहले विदेश में रहता था, अभी भारत में वापस रिटर्न होके आया इन प्रीवियस ईयर। तो इन 3 जनों के लिए ऑप्शन बी अवेलेबल नहीं, उनके लिए केवल ऑप्शन ए ही अवेलेबल होगा। तो ये हुई हमारी पहली शर्त। पहली शर्त है निवासी होने के लिए। पहली शर्त में भी 2 सिचुएशन हैं, इन दोनों में से कोई भी एक पूरी कर लो, ए या बी। अगर ए या बी दोनों में से कोई भी एक सिचुएशन फुलफिल होती है तो हम कहेंगे कि पहली शर्त पूरी हो जाती है। ए सिचुएशन कहता है कि गत वर्ष में कुल मिलाकर कम से कम 182 दिन भारत में रहे, मिनिमम 182 डेज इन प्रीवियस ईयर, बोले तो 19-20 में। अगर 182 दिन नहीं रह सके तो 60 दिन रह लो ना प्रीवियस ईयर में, चलेगा, कम से कम 60 दिन में भी काम हो जाएगा। बट इसी के साथ क्या करना है, इससे जस्ट पहले के 4 साल में आपको 365 दिन भारत में रहना जरूरी है। तो ये हुई निवासी होने की पहली शर्त। आप एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट दूसरी शर्त की हम बात करेंगे। एक बार पहली शर्त को शॉर्ट में और देख लें। पहली शर्त में कितनी स्थितियां थी? 2, ए और बी। आप या तो ए को फुलफिल कर लो या बी को फुलफिल कर लो, हम कहेंगे कि पहली शर्त पूरी हो जाती है। ए शर्त में क्या था? प्रीवियस ईयर कितना दिन रहना है? 182 दिन। और बी शर्त कहती है प्रीवियस ईयर में रहना है कम से कम 60 दिन, और जस्ट बिफोर वाले 4 ईयर्स में इसमें रहना है टोटल 365 दिन। ये शॉर्ट में पहली शर्त को हम ऐसे समझ सकते हैं। प्रीवियस ईयर, उसमें या तो 182 दिन रह लो और या 60 दिन, बट साथ ही जस्ट पहले के 4 साल में प्रीवियस ईयर हमारा था 19-20, इसमें रहना है 60 दिन, और इससे जस्ट पहले के 4 साल 18-19, 17-18, 16-17, 15-16, इनमें कितना दिन रहना है? 365 डेज। ये प्लस है। इन 4 साल में 365 दिन और प्रीवियस ईयर में 60 दिन। ये हुई हमारी पहली शर्त। अभी हम बात करेंगे दूसरी शर्त, सेकंड कंडीशन। वह व्यक्ति गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 10 वर्षों में से कम से कम 2 वर्षों के लिए पहली शर्त को पूरा करें। अभी इसकी लैंग्वेज आप समझ पाएंगे। वह व्यक्ति गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 10 वर्ष, गत वर्ष प्रीवियस ईयर कौन सा? 19-20। हम इसकी बात ही नहीं कर रहे। लैंग्वेज क्या है? गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 10 साल। ये तो गत वर्ष हुआ, इससे जस्ट पहले के 10 साल। उल्टा चलो, 18, 19, 17, 18, ऐसे 10 साल। इन 10 ईयर्स में कम से कम 2 वर्षों के लिए पहली शर्त को पूरा करें। मतलब
इन 10 सालों में भी कम से कम किन्हीं 2 साल में पहली शर्त मतलब 182 दिन 182 डेज भारत में रहे या ये बी ऑप्शन फुलफिल करे। जैसे हमने अभी 1920 के लिए चेक किया कि पहली शर्त पूरी हुई कि नहीं, ऐसे ही पिछले 10 सालों में से चेक करो कि किसी भी 2 साल में आप 182 दिन भारत में रह जाओ। चेक करो हमारे लिए, क्या हमने पहली शर्त 10 साल में से 2 साल के लिए पूरी करी क्या? यस, 2 साल क्या, हमने तो पूरे ही 10 साल के लिए फर्स्ट कंडीशन पूरी करी है। हम 182 डेज क्या, पूरे 365 डेज ही भारत में रहते हैं, पूरा 365 दिन भारत में रहे। ऐसे ही हर एक पर्सन इंडिविजुअल के लिए चेक करना है कि प्रीवियस ईयर से जस्ट पहले के 10 साल, उसमें से कितने साल के लिए, एटलीस्ट 2 ईयर्स, कम से कम 2 साल के लिए वो पहली शर्त के ए या बी ऑप्शन को फुलफिल करें। 10 वर्षों में से 2 वर्षों के लिए पहली शर्त को पूरा करें। और लास्ट थर्ड, तीसरी शर्त, वह व्यक्ति दैट इंडिविजुअल गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 7 वर्षों में से कम 730 दिन भारत में रहा हो। यह लैंग्वेज आप खुद ब खुद समझ पाएंगे। गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 7 साल, प्रीवियस ईयर 1920, इससे जस्ट पहले के 7 साल, उसमें कितना दिन रहना है? 730 दिन, कम से कम 730 दिन। 730 दिन से ज़्यादा अगर आप रहे तो कहा जाएगा कि तीसरी शर्त पूरी हो जाती है। इन 7 सालों में कुल मिलाकर के 730 दिन ही रहना है, और हम तो एक साल में ही 365 दिन, 365 डेज इन ए ईयर, तो 7 ईयर्स में बहुत दिन हो जाते हैं। तो ध्यान दें, हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल इज रेजिडेंट और नॉट, वो भारत में निवासी है या नहीं, उसको चेक करना है। कितना कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है? 3। अगर तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाती है, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन एंड थर्ड कंडीशन, तो हम ये कहेंगे कि वह भारत में निवासी है। एक बार वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वर्ड टू वर्ड आपको यहां याद करना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा। ये लीगल लैंग्वेज है, इसमें एक भी वर्ड आप इधर उधर नहीं कर पाएंगे। ये लैंग्वेज मेरे मन की नहीं, पूरी लीगल लैंग्वेज है अंडर सेक्शन 6। पहली शर्त में कितनी सिचुएशंस आपको बताई गई? 2। दोनों में से कोई भी एक अगर फुलफिल हुआ तो हम कहेंगे कि पहला कंडीशन पास हो जाता है। इसमें ए ऑप्शन था कि या तो प्रीवियस ईयर 1920 में आप 182 डेज रह लो, या सेकंड ऑप्शन था प्रीवियस ईयर में मोर देन 60 डेज एंड टुगेदर दिस जस्ट पहले के 4 सालों में टोटल 365 दिन रह लो। सेकंड कंडीशन, 10 सालों में से कम 2 वर्षों के लिए किस कंडीशन को फुलफिल करे? फर्स्ट वाली कंडीशन को फुलफिल करे। एंड लास्ट थर्ड, 7 साल में कितना दिन भारत में वो रहे? 730 दिन, 730 डेज। तो ये हुआ भारत में निवासी, रेजिडेंट इन इंडिया। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं।